राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों ये जो पेपर है हमारा 24 जून 2019 का शिफ्ट सेकंड का पेपर है दोस्तों। यूजीसी नेट पेपर 1 सामान्य प्रश्न पत्र है दोस्तों, शिक्षण और शोध अभिव्यक्ति का। दोस्तों आपकी ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो भी आज ही आने वाली है, जो कि आपके दिन में आज आपको मिल जाएगी दोस्तों। तब तक ये पूरी PYQ क्लास आप एक बार देख लीजिए। कक्षा में साथी समूह अंतक्रिया PR ग्रुप इंटरेक्शन में किससे मदद मिलती है। तो दोस्तों ऑप्शन है अवधारणा के अवबोध में, B अपनी गलतफहमी को महसूस करने में, C है संपर्क निर्माण रैपो बिल्डिंग में, और D है प्रश्न पूछने में। तो A है दोस्तों अवधारणा के अवबोध में। कक्षा में सात्विक समूह अंतक्रिया PR ग्रुप इंटरेक्शन से अवधारणा के अवबोध में मदद मिलती है। शिक्षक के व्यवहार या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसे अंतक्रिया विश्लेषण कहते हैं। इससे अवधारणा के अवबोध में मदद मिलती है। अंतक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धतियाँ हैं चिन्ह पद्धति, इससे शाब्दिक तथा अशाब्दिक निरीक्षण में सहायता मिलती है। वर्ग पद्धति, इससे पदों का स्वरूप समझने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर अधिक जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है। शिक्षक सफल है, शिक्षक प्रभावी है, शिक्षक बुद्धिमान है, शिक्षक व्यवहारिक है। तो B जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, शिक्षक प्रभावी है। तो इसकी जो व्याख्या है, जब कोई कम संसाधनों के प्रयोग में तथा शिक्षण के प्रयास व स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी का अधिगम परिणाम सुनिश्चित करता है तो माना जाता है शिक्षक प्रभावी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है। संज्ञान, कॉग्निशन, अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, संज्ञान पर अधिसंज्ञान और अधिगम का प्रबलन। तो B जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन B। विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन का उपयोग है, मेटाकॉग्निशन। एक अनुमानकता रणनीति है जिसमें पूर्व ज्ञान या अनुभवों का उद्देश्यपूर्ण स्मरण शामिल है। यह गतिविधि मस्तिष्क को स्मृति में चेतना को खींचने के लिए एक नया मार्ग बनाने में सहायता करती है, जो अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है। इसका उपयोग स्वयं मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अधिगम परिणाम एक हो, निःशक्तों को मुख्य धारा में शामिल करना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे ना रहे। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है समावेशी शिक्षा का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे ना रहे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दोस्तों एंड तक देखें ताकि आप इनसे लाभ उठा सकें। तो उत्तर चलिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे ना रहे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताएं पूरी कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें, अधिगमकर्ताओं को प्रसन्न रखा जा सके, अधिगमकर्ता द्वारा दी गई प्रगति का मूल्यांकन कर सके। तो A जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। A आपका सही उत्तर है। किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। शिक्षक के लिए सुनना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वह विद्यार्थी के चिंतन को प्रेरित कर सके तथा उत्तर द्वारा उसकी समझ को मजबूत बना सके। एक आदर्श शिक्षक विषय का गहन ज्ञान रखता है तथा वह बाल मनोविज्ञान विषय में विश्वास एवं शिक्षण के विभिन्न तरीकों को ज्ञान रखता है। किसी परिकल्पना और संकल्पनात्मक रूप से होना चाहिए, सम्मिलित, जटिल और सामान्य, जटिल, दुस्सहाय और सामान्य, सरल, स्पष्ट और विशिष्ट, अस्पष्ट, पेचीदा और सरल। तो C जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सरल, स्पष्ट और विशिष्ट।
किसी पर कल्पना को संकल्पनात्मक रूप से सरल, स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे प्रश्न इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि कल से आपका पेपर स्टार्ट है। जिन लोगों का अभी कल एग्ज़ाम है दोस्तों, वीडियो को पूरी प्लेलिस्ट आज ही चेक कर लो, पूरी पढ़ लो, ताकि आपके इसमें से 50 क्वेश्चन प्रश्न बनाएंगे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की एक वीडियो मैं आज डाल दूँगा, तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करो और मैं उम्मीद करता हूँ आप JRF ले लें। और जितने भी लोग दोस्तों JRF ले लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं जिनका JRF या नेट निकल जाए। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद कहलाता है मूल्यांकन प्रभाव, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, हैलो प्रभाव और कोटिगत प्रभाव। तो सी उत्तर है, वो है हैलो प्रभाव। हैलो प्रभाव शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो उसे हैलो प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है तो किसमें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? विवरणात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध, सहसंबंधात्मक शोध और साध्यात्मकता शोध। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, व्याख्यात्मक शोध। तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ना व्याख्यात्मक शोध के अंतर्गत आएगा। व्याख्यात्मक शोध उन कारणों को स्थापित करने के लिए किया जाता है जब किसी विशेष घटना की उत्पत्ति होती है। इसमें कारणात्मक संबंध पाया जाता है। व्याख्यात्मक शोध में प्राकल्पना दो या अधिक परिवर्तनों के बीच संबंध को व्यक्त करती है और शोध प्रारूप इस संबंध के पहलू निश्चित करते हैं। इससे संबंध में कार्य कारणात्मक पहलू में भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी शोध समस्या के निरूपण की तुलना किससे की जा सकती है? भवन की नींव डालने से, घर की दीवारों के निर्माण से, भवन के दरवाजों में पॉलिश करने से, मकान की छत के निर्माण में। किसी शोध समस्या के निरूपण की तुलना भवन की नींव डालने से की जा सकती है। वस्तुतः शोध की शुरुआत एक परिकल्पना के द्वारा होती है जो शोध की नींव डालता है। किसी भी शोध में समस्या की पहचान के बाद परिकल्पना के सहारे ही समस्या के समाधान की ओर बढ़ा जाता है। डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? द्वितीयक स्रोत, वैयक्तिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत और तृतीयक स्रोत। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, प्राथमिक स्रोत। डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली शोध के प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपका गद्यांश शुरू हो गया। मैंने आपको हर वीडियो में कहा है, मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ कि गद्यांश में से प्रश्न एक भी गलत ना होने पाए, तालिका में से प्रश्न एक भी गलत ना होने पाए और आपके कंप्यूटर के एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए, एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। आपके कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, ये जरूर पढ़ लें। आपका स्वयं वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लें, स्वयं पोर्टल के बारे में। मूक वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। ये आपके टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर में आपके रैम रोम के बारे में बार बार आ रहा है, तो इनको दोस्तों ज़रूर पढ़ लें। किसी भी व्यवसाय को सामान्यतः 4 स्पष्ट चरणों से गुजरना पड़ता है जिसमें उसे संगठनात्मक जीवन चक्र का निर्माण होता है। दोस्तों जब भी आप गद्य पढ़ें तो उसका अर्थ समझ के पढ़ें। वो आपसे शीर्षक पूछ सकता है, उसका मतलब पूछ सकता है और बाकी तो पैराग्राफों में उसके गद्य के जो पैराग्राफ होते हैं उनमें उत्तर दिया ही हुआ होता है। तो इसको बड़ा एक बार में समझ के ही पढ़ें ताकि आपका समय बच सके, बार बार ना पढ़ना पड़े। निर्माण होता है, ये चरण है आरंभ, आरंभिक विकास, सतत विकास, परिपक्वता और ह्रास। पहला चरण प्रारंभिक चरण, स्टार्टअप चरण होता है। जैसे कि आप दोस्तों पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पहले एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ते समय क्वेश्चनों पर निगाह जरूर मार लें। एक बार नज़र मारेंगे तो आपके जहन में रहेंगे और क्वेश्चन जब जहन में रहेंगे तो आपको वो आंसर वहीं की वहीं मिल जाएंगे। कोई व्यवसाय बाजार में अपना स्थान कब बनाएगा? परिपक्वता की अवस्था में, आरंभिक चरण में और आरंभिक विकास की अवस्था में, परवर्ती विकास के चरण में। तो दोस्तों सही उत्तर है आरंभिक चरण में।
कोई भी व्यवसाय बाजार में अपना स्थान आरंभिक चरण में बनाएगा। वस्तुतः किसी भी व्यवसाय को सामान्यतः 4 चरणों से गुजरना पड़ता है जिससे उसके संगठनात्मक जीवन चक्र का निर्माण होता है। इसमें प्रथम चरण स्टार्टअप चरण होता है, जहां व्यवसाय अपनी मुख्य शक्ति और क्षमता के संबंध में एक अच्छी शुरुआत कर बाजार में अपना स्थान बनाता है। चलिए दोस्तों, 12 क्वेश्चन है, व्यवसाय का संस्थापक किस चरण में अधिक प्रबंधकीय भूमिका की ओर अग्रसर नहीं होता है? आरंभिक विकास चरण, परिपक्वता चरण, हास्य चरण, स्टार्टअप चरण। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, स्टार्टअप चरण। डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, स्टार्टअप चरण। व्यवसाय का संस्थापक व्यवसाय के स्टार्टअप चरण में अधिक प्रबंधकीय भूमिका की ओर अग्रसर नहीं होता, बल्कि एक अच्छी शुरुआत के बाजार में अपना स्थान बनाने के और उन्मुख होता है। आरंभिक विकास चरण, परिपक्वता चरण तथा गिरावट के चरण में व्यवसाय संस्थापक को अपनी प्रबंधकीय भूमिका निभानी होती है। संबंधित उत्पादों तथा सेवा से संबंधित व्यवसाय आरंभ करने का अभिप्राय यह नहीं है कि व्यवसाय में मूल उत्पाद की अवहेलना की जाए, संस्थापक को अधिक प्रबंधकीय भूमिका का निर्वाह करना पड़े, अधिक उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित हो, संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं की अपेक्षा की जाए। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, मूल उत्पाद की अवहेलना की जाए। संबंधित उत्पादों तथा सेवा से संबंधित व्यवसाय आरंभ करने का अभिप्राय यह नहीं होता है कि व्यवसाय में मूल उत्पाद की अवहेलना की जाए। किसी व्यवसाय के संसाधन की आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक पूर्ति किस चरण में की जाएगी? चौथे, पहले, तीसरे और दूसरे। तो सी जो है आपका वो है दोस्तों तीसरे, एकदम सही उत्तर है। किसी व्यवसाय के संसाधन की आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक पूर्ति व्यवसाय के तीसरे चरण में की जाती है। व्यवसाय के तृतीय चरण में उसकी मुख्य शक्ति एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस चरण में औपचारिक संगठनात्मक संरचना और स्पष्ट प्रत्यायोजन योजना महत्वपूर्ण होती है। व्यवसाय में मंदी हो सकती है यदि बाजार के शेयर में गिरावट हो, नवोन्मेषी ऊर्जा का स्तर कमजोर पड़ जाए, प्रबंधकीय भूमिका स्पष्ट ना हो, निवेश का स्तर घट जाए। तो बी जो है आपका दोस्तों वो एकदम सही उत्तर है, नवोन्मेषी ऊर्जा का स्तर कमजोर पड़ जाए। तो बी आपका सही उत्तर है। व्यवसाय में मंदी तब होती है जब नवोन्मेषी ऊर्जा का स्तर कमजोर पड़ने लगता है। वस्तुतः व्यवसाय की परिपक्वता के चौथे चरण में प्राय मंदी आ जाती है, क्योंकि इसकी नवोन्मेषी ऊर्जा संभवत क्षीण हो चुकी होती है और इसकी औपचारिक संरचना व्यवधान बन जाती है। इस अवस्था को रोकने हेतु अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण का अर्थ विषयक व्यवधान उस परिस्थिति में होता है, ए, प्रेषित तक पहुंचने के पूर्व के ही सिग्नल प्राप्त न हो सके, स्रोत से प्रेषित संवाद अस्पष्ट हो, प्रेषित का ध्यान अन्यमनस्क हो, प्रेषित संवाद का अर्थ नहीं समझता हो। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, प्रेषित संवाद का अर्थ नहीं समझता हो। संप्रेषण का अर्थ विषयक व्यवधान उस परिस्थिति में होता है जब प्रेषित संवाद का अर्थ नहीं समझ पाता। वस्तुतः किसी संगठन में संचार के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होता है कि संचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं अवरोधों को समाप्त किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी अवाचिक संप्रेषण और अवश्यमेव घोषित करता है? प्रश्न पत्र पर लिखे अनुदेश, अधिगमकर्ता का ऑनलाइन कक्षा में शामिल होना, किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किए जाने वाला ड्रेस कोड और योगा निदेशक द्वारा शिष्यों को योग का आसन की शिक्षा दिया जाना। तो सी उत्तर है दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किए जाने वाला ड्रेस कोड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, यहाँ से आपका अभिकथन और असर्शन और रीज़न शुरू हो गया। अभिकथन और तर्क, इनमें 2 वाक्य दिए होंगे, आपको बताना वो एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं, एक दूसरे की व्याख्या करना है कि नहीं। संप्रेषण में प्रतिभापरक सांकेतिक वातावरण तथा गैर प्रतिभागियों में भी सामाजिक संबंध का पाया जाना पूर्व कल्पित होता है। तर्क है आर, इससे सामाजिक अंतक्रिया संभव होती है जो अन्य कारकों के साथ मिलकर सामुदायिक भावना को
बढ़ाती है। तो नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। इनके जो दोस्तों ऑप्शन हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं, यही ऑप्शन आपको इन वाले प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। सही ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगर दोस्तों आप सिर्फ हमारी यही वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके पूरी प्लेलिस्ट दोस्तों खोल सकते हो, बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं। आपका कल से एग्ज़ाम है तो इसको बड़ा ध्यान से देखिए। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित किए जाते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया सामाजिक संरचना में गुथी हुई रहती है। संप्रेषण का स्रोत या संदेशवाहक, एनकोडिंग संदेश का माध्यम, डिकोडिंग संदेश प्राप्तकर्ता। तो दोस्तों ये आप पूरा ऐसे आपको कहीं समझने को नहीं मिलेगा, आपको कुछ इसमें खास नहीं करना, बस जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रह जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार संप्रेषण से सामाजिक अंतक्रिया संभव होती है जो अन्य कारकों के साथ मिलकर सामुदायिक भावना को बढ़ाती है। संप्रेषण में प्रतिभापरक, सांकेतिक वातावरण तथा गैर प्रतिभागियों में सामाजिक संबंध का पाया जाना पूर्व कल्पित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक चरण है? सामाजिक चरण, अंतरंग चरण, व्यक्तिक चरण और प्रागुनभाविक संप्रेषण। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, प्रागुनभाविक संप्रेषण। डी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में प्रागुनभाविक संप्रेषण एक चरण है जबकि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के चरणों में सामाजिक चरण, अंतरंग चरण तथा व्यक्तिक चरण शामिल होते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के चिंतन, मनन और स्वयं संचार पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक संचार मीडिया की विशेषता है? पूंजी प्रधान, श्रम प्रधान, संधारणीय और विकासात्मक। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है, पूंजी प्रधान। आधुनिक संचार मीडिया की विशेषता पूंजी प्रधान होना, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। आधुनिक संचार मीडिया एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने का माध्यम है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन तथा सोशल मीडिया के अनेक नेटवर्क शामिल हैं। इसे सरकार या समाज की चौथी आंख माना जाता है। यह एक ऐसा समग्र तंत्र है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी पर प्रभाव छोड़ने में सक्षम है। यदि Z को कूट भाषा में 6720 6720 लिखा जाए तो ग्रीन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आपको ABCD रफ पेपर पर लिख लेनी है, 1 से लेकर 26 तक काउंटिंग लिख लेनी है। फिर Z को देखना है कितने का गैप है, वो कितने प्लस कर रहे हैं, कितने माइनस कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको ग्रीन में करना है। तो ग्रीन का सही उत्तर आएगा 1677209। चलिए आइए देखते हैं कैसे। जिस प्रकार Z 6720 वर्णमाला क्रमांक 2+2 है ना, उसी प्रकार ग्रीन और वर्णमाला क्रमांक +2। देखिए G का 16, R का माफ़ करिए G का 9, R का 20, E का 7, E का 7 और N का 16। तो ये कैसे है, जैसे आपका ए का स्थान वर्णमाला में बनाता है तो +2, तो जितना जो स्थान इनका वर्णमाला में आता है उसमें +2 करेंगे और लिख देंगे, तो ऐसे आपका सही उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों ये आपके कैलकुलेशन के आ गए हैं, तो पेन और पेपर निकाल लें, साथ के साथ कैलकुलेशन करते जाएं। अगर ना समझ में आए कैसे करना है तो आप स्क्रीन पर देख के करते रहिए। यदि 0.75x = 0.02y हो तो y - x अपॉन y + x का मान क्या है? तो दोस्तों ये है आपका 73/77। आइए कैसे देखते हैं। 0.75x = 0.02y, x अपॉन y = 2/75, y - x अपॉन y + x = 75 - 2, 75 + 2 = 73/77। यदि 5 संख्याओं का औसत -20 हो और उनमें से 3 संख्याओं का योग 32 हो, है ना, तो अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या है? -66, -33,
-34 -132। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है -66। 5 संख्याओं का औसत -20, 5 संख्याओं का योग -20 × 5 -100, 3 संख्याओं का योग 32, शेष 2 संख्याओं का योग -100 -32 132। तो शेष 2 संख्याओं का औसत -132/2 -66। कोई व्यक्ति गांव से रेलवे स्टेशन की यात्रा 20 किलोमीटर पर घंटा की दर से करता है तथा वापस 5 किलोमीटर पर घंटा की दर से आता है। यदि संपूर्ण यात्रा में उसे 5 घंटे लगते हैं तो गांव के रेलवे स्टेशन की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो आपका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है सी, 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपका सही उत्तर है 20 किलोमीटर। माना गांव से रेलवे की दूरी x किलोमीटर, x/20 + x/5 = 5, x + 4x/20 = 5, 5x = 100 और x = 20 किलोमीटर। आपका सही उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका रेशियो अनुपात पूछ रहा है, वो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। परसेंटेज पूछेंगे, पर अनुपात दिया तो आपको तुरंत निकालना है। कोई व्यापारी 100 रुपये, 40 रुपये तथा 60 रुपये प्रति लीटर की लागत वाले 3 प्रकार के रिफाइंड तेल की लीटर की पदों में उनका रेशियो दिया है 2:4:3 में मिलता है और इस मिश्रण को 66 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। किससे? 66 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 12%, 10%, 9%, 8%। तो दोस्तों बी जो है वो 10%। आइए देखिए कैसे होता है। मिश्रण का क्रय मूल्य 100 × 2 + 40 × 4 + 60 × 3 / 2 + 4 + 3। तो 540/9 = 60 रुपये पर लीटर। ठीक है दोस्तों, आपका 540/9 = 60 रुपये पर लीटर। मिश्रण का विक्रय मूल्य 66 रुपये पर लीटर। तो लाभ परसेंट हो गया 66 - 60/60 × 100 = 6/60 × 100 = 10%। कोई संगीतकार जापानी नहीं है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या है, पेन और पेपर लेना है और रफ पे तुरंत ही सर्कल बना के आप लिख लीजिए जैसे ये कह रहा है। कोई संगीतकारी जापानी नहीं है। सभी नहीं है तो इसका अलग बन जाएगा। सभी नाई संगीतकार हैं। कोई नाई जापानी नहीं है। उपयुक्त न्याय वाक्य में मध्य पद की पहचान कीजिए। पहले आधार वाक्य में कर्ता और दूसरे आधार वाक्य में विधेय, पहले आधार वाक्य में विधेय और दूसरे आधार वाक्य में कर्ता, दोनों आधार वाक्यों में विधेय, दोनों आधार वाक्य में कर्ता। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। पहले आधार वाक्य में कर्ता और दूसरे आधार वाक्य में विधेय आपका सही उत्तर है। दिया गया न्याय वाक्य कोई संगीतकार जापानी नहीं है, सभी नाई संगीतकार हैं। तो ये देखिए मैंने बताया था आप सर्कल से जापानी बिल्कुल अलग हो जाएगा और सभी नाई संगीतकार हैं तो ये बन गया। तो संगीतकार नाई जापानी। अतः उपयुक्त न्याय वाक्य में पहले आधार वाक्य में कर्ता तथा दूसरे आधार वाक्य में विधेय मध्य पद है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आगमनात्मक तर्क किस तरह उत्पन्न होता है? सार्वभौमिक से विशिष्ट, विशिष्ट से सार्वभौमिक, सार्वभौमिक से सार्वभौमिक और विशिष्ट से विशिष्ट। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, विशिष्ट से सार्वभौमिक। ठीक है, आगमनात्मक तर्क विशिष्ट से सार्वभौमिक होता है। जैसे राम मदरशील है, मोहन भी मदरशील है, अतः सभी मनुष्य मदरशील होते हैं। इस तर्क के द्वारा एकाकी प्रेक्षणों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किए जाते हैं। यह निगमनात्मक तर्क का ठीक विपरीत होता है। 5 मित्रों में विनीत मेनका से लंबा है लेकिन राम जितना लंबा नहीं है। जैकब दिलीप से लंबा है लेकिन मेनका से छोटा है। इस समूह में सबसे लंबा कौन है? राम, मेनका, विनीत, जैकब। तो ए आपका सही उत्तर है दोस्तों, राम। प्रश्नानुसार राम, विनीत, मोनिका फर्स्ट, मोनिका, जैकब, दिलीप सेकंड और सभी फर्स्ट तथा सेकंड से। राम, विनीत, मोनिका, जैकब, दिलीप। अतः स्पष्ट है कि सबसे लंबा राम है। नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार कीजिए। देवदत्त मोटा हो रहा है, वह दिन में खाना नहीं खाता है इसलिए वह रात को खाना खाता होगा, अन्य बातें समान रहते हुए। नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से उपयुक्त उदाहरण में निहित तर्क की पहचान कीजिए। अर्थोपत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान और शब्द। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है,
अर्थोत्पत्ति। ठीक है दोस्तों। आधार वाक्य देवदत्त मोटा हो रहा है, वह दिन में खाना नहीं खाता इसलिए वह रात में खाना खाता होगा, अन्य बातें समान रहते हुए उपरोक्त उदाहरण में निहित तर्क अर्थापित है। चलिए दोस्तों, नीचे दिए गए तर्क पर विचार कीजिए। ध्वनि स्थायी है क्योंकि वह जार की तरह उत्पाद है। नीचे दिए गए विकल्पों से भारतीय तर्क के आधार पर उपयुक्त तर्क में निहित श्रामकता की पहचान कीजिए। विरोधाभासी तर्क वाले हेत्वाभास, असत्य अभिकथन से संबंधित हेत्वाभास, असंबंधित तर्क का हेत्वाभास, कुछ तुच्छ तर्क का हेत्वाभास। तो ये जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, विरोधाभासी तर्क वाले हेत्वाभास। ध्वनि स्थायी है क्योंकि हर जार की तरह उत्पाद है। उपयुक्त तर्क में विरोधाभासी तर्क वाले हेत्वाभास निहित हैं जिसमें वास्तविक हेतु का अभाव होने पर या किसी अवास्तविक असत्य हेतु के वर्तमान रहने पर भी वास्तविक हेतु का आभास दिखाई देता है। हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है। सभ्य विचार, विरुद्ध या विरोधी हेत्वाभास, प्रकरण सम, साध सम तथा कालातीत हेत्वाभास होता है। चलिए दोस्तों अब आपकी यहाँ पे तालिका आ गई। निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए जो वर्ष 2011-18 के बीच कंपनी के उर्वरक उत्पादन 10,000 टन को दर्शाता है तथा प्रश्न 31 से 35 के उत्तर दीजिए। टोटल दे दिए 10,000 टन का उत्पाद है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब पहले तालिका प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए कितने वर्ष में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका 4 वर्ष। आइए कैसे हम देखिए, चलो कैलकुलेट आपको मैं सामने ही दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, जैसे ही हो रहा है चलिए भाई बता। उर्वरकों के उत्पादन का अभिष्ट औसत है, सबको हमने कैलकुलेट कर लिया, 8 से भाग दे दिया और 520/8 65। तो तालिका को स्पष्ट है कि 4 वर्षों में उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन अधिक था। देखिए तालिका ठीक है दोस्तों। अब आपको मैंने एवरेज निकालना, औसत निकालना पहले से ही बताया। जितने भी दिए गए उनका टोटल करो और जितनी संख्या उन्हीं से भाग दे दो तो आपका औसत निकल आता है। 2013 से 2014 तक उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट आई? 20.4%, 21.4%, 22.6% और 24.2%। तो बी जो है दोस्तों अब आपका सही उत्तर है 21.4%। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, गिरावट को कैसे निकाला। तो वर्ष 70, 55 और अभीष्ट कमी हो गई 15.70 × 100 21.4%। अब 15 कैसे निकले? 70 में से 55 माइनस किए तो आपके 15 आ गए। ठीक है दोस्तों। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2018 में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत लगभग कितना था? 11-18 तो 157%, 165%, 170, 182। तो सही उत्तर है 157। चलो देखते हैं कैसे। 2018 में 90 और 2011 में 35 माइनस किया 55/35 × 100 आपका 157%। किस वर्ष में उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम था? 2012, 2013, 2015, 2018। हम इन चारों का कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका ए 2011 में उत्पादन 35, 2012 में उत्पादन में वृद्धि 15/35 × 100 तो ये आपका हो गया 42%। 2013 में उत्पादन में वृद्धि 40%, 2015 में उत्पादन में वृद्धि 36.36%। कैलकुलेट वही सेम तरीके से करना है दोस्तों, कुछ अलग नहीं करना है। तो अतः उपयुक्त से स्पष्ट है कि 2012 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत अधिकतम था। निम्नलिखित वर्षों के युग्म में से किसमें औसत उत्पाद स्तर 2012 और 2013 के औसत उत्पादनों के बिल्कुल समान था? एवरेज पूछ रहे हैं तो आपको बताना है। तो बी जो है वो आपका सही होता है। 2011, 2017 और 2012 और 2013 का औसत उत्पाद बराबर था। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 दे रहा है तो उनका जो डाटा दिया 50 + 70 उसको प्लस करके 2 से भाग दे देंगे, 60 आ गया। और 2011-17 का निकालेंगे 35 + 85 2 से भाग दे देंगे, 60 आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर निकल आया। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका सुमेलन आ गया और मैचिंग भी बहुत अच्छी है दोस्तों। अगर आप इसमें एक भी आता होगा तो भी आप पूरा प्रश्न सही कर लेंगे। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, यहाँ आपका कंप्यूटर के प्रश्न शुरू हो गए। अब आपके 40 तक कंप्यूटर के प्रश्न होंगे। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो ट्रांजिस्टर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों उत्तर बी जो है वो आपका सही उत्तर है।
अब यहाँ पे बी क्या है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। आइए चलिए मैं आपको यहाँ भी कराया, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, क्या था, चलिए हाँ माफ करिएगा, द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथी पीढ़ी VLSI माइक्रो प्रोसेसर। चलिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी 1940 से 56 में वैक्यूम ट्यूब युक्त होते थे, यूनिवैक, एनियाक। और द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर 1956 से 63 में ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 में इंटीग्रेटेड सर्किट IC। और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। पांचवी पीढ़ी दोस्तों कंप्यूटर वर्तमान में पूरी तरह से गुजर चुका है। 1 टेराबाइट टीबी मेमोरी किसके समान है दोस्तों, 1024 × 1024 × 1024 KB। ये बहुत आसान प्रश्न था, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं सारे प्रश्न कंप्यूटर के, तो दोस्तों वही प्रश्न आते हैं घूम फिर के, कोई अलग प्रश्न नहीं है, बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं। 1 टेराबाइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, ये याद रखना, 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। 1024 KB में 1 मेगाबाइट होती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रलेखों अथवा कर्णीय कोड में अपनी प्रतिलिपियां अतः स्थापित करने से फैलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, फायरवॉल और एंटीवायरस। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रलेखों अथवा कर्णीय कोड में अपनी प्रतिलिपियां अंत स्थापित करने से फैलाता है। कंप्यूटर वायरस छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर अन्य प्रोग्रामों के साथ खुद को जोड़कर संक्रमण फैलाने के सक्षम होते हैं। चलिए दोस्तों, ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में RGB का अभिप्राय है रेड ग्रे ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। दोस्तों ये आपको पता होगा, हम जो अपने टीवी या कुछ भी सेटअप होता है जहां हम देखते हैं उसमें केबल्स भी हमारी ऐसी ही आती हैं, वाइट, रेड, येलो। तो रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लैक और रेड ग्रे ब्लैक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है रेड ग्रीन ब्लू। ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में RGB का प्रयोग है रेड, ग्रीन तथा ब्लू। वर्तमान में सभी डिस्प्ले प्रौद्योगिकियां रेड, ग्रीन और ब्लू पिक्सल ग्रिड में बनती हैं, जिसे सब पिक्सल कहा जाता है। इसमें अंतिम पिक्सल रंग प्रदर्शित करता है। RGB एक एडिटिव कलर है जिसका अर्थ रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है आपका। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और याहू। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है याहू। याहू एक अमेरिकन वैश्विक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है। यह वेब ब्राउज़र नहीं है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम तथा मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र हैं। चलिए दोस्तों, याहू की दोस्तों आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो आप जान लीजिए, येट अनदर हियरआर्चिकल ऑफिशियस ओरेकल है, जो एक सर्च इंजन है। यह वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। चलिए दोस्तों, याहू को वर्ष 1994 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2 स्टूडेंट जेरी यंग और डेविड फेलो ने बनाया था। वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों ये प्रश्न आपका बार बार आ रहा है, क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपका ए जो है 60 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा की बिजली उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार ने 60 गीगावाट का लक्ष्य बनाया है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीनकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 1,75,000 मेगावाट रखा है। इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 100 गीगावाट तथा पवन ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य 60 गीगावाट रखा गया है। चलिए दोस्तों, कौन सा प्रदूषक समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। कृषि अपवाह, तेल रिसाव, औद्योगिक अकृष्य जल और सीवेज। तो दोस्तों इसमें ए और डी दोनों उत्तर दिए हैं, कृषि अपवाह और सीवेज। समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कृषि अपवाह तथा सीवेज प्रदूषण है। समुद्री प्रदूषण तब होता है जब औद्योगिक, रसायन कण, कृषि और रिहायशी कचरा महासागरों में प्रवेश करते हैं। समुद्री प्रदूषण से ज़्यादातर स्रोत स्थल आधारित होते हैं। यह नदियों के प्रदूषित जल या उनके कृषि अपवाह तथा सीवेज प्रदूषण से बढ़ता है। कृषि और सीवेज से समुद्र की जैव विविधता के साथ साथ उसके जल का मानक भी बदल जाता है। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं
कि ऐसे आपको कोई नहीं कराएगा व्याख्या सहित। मैं भी चाहता तो इन प्रश्नों को अलग से आपके लिए इनकी व्याख्या ना दिखा के अलग से प्रश्न करके बोल देता है ये मेरे द्वारा प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों कोई प्रश्न नहीं बना के लाता है, सारे बुक से ही प्रश्न लेते हैं। इलाहाबाद यूथ कंपटीशन, घटना चक्र, सारे PYQ हैं। तो दोस्तों आपको बस क्या करना है कि इनको बड़ा अच्छे से एक बार वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप इनसे लाभ उठा सकें। परमाफ्रॉस्ट किस बायोम की विशेषता को बताता है? टैगा, टुंड्रा, घास के मैदान, मरुस्थल। तो बी जो है दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है टुंड्रा। परमाफ्रॉस्ट या स्थायी तुषार भूमि व मिट्टी है जो 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर होता है, जो टुंड्रा बायोम की विशेषता है। टुंड्रा जलवायु प्रकार के बायोम में सर्दियां लंबी और ठंडी होती हैं। यहाँ सर्दियों की वर्षा शुद्ध बर्फ के रूप में होती है। कच्छ वनस्पति कहाँ मिलती है? ताज़ा जल प्रणाली, संताप क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र और खारा जल। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है वो है खारा जल। ये दोस्तों आपकी जो है प्रश्न ये आपके ज्योग्राफी वाले के होंगे, इसलिए इसमें भूगोल के भी प्रश्न हैं, वो थोड़ा बहुत पेपर 2 का डालते हैं। कच्छ वनस्पति या मैग्राव का विकास खारे जल में होता है। मैग्राव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द मैग्यू तथा अंग्रेजी शब्द ग्रेवे से मिलकर हुई है। मैग्राव शब्द का उपयोग पौधों के उस समूह के लिए किया जाता है जो खारे पानी में और अधिक नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। भारत में मैग्रोव वनस्पति बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः पाई जाती है। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में विश्व विख्यात मैग्रोव क्षेत्र पाया जाता है। चलिए दोस्तों, यूट्रॉफिक जल में केमिकल ऑक्सीजन की मांग होती है निम्न, उच्च, मध्यम, बिल्कुल निम्न। तो बी है आपका उच्च जो है दोस्तों आपका सही उत्तर है। यूट्रॉफिक जल में केमिकल ऑक्सीजन की डिमांड उच्च होती है। वस्तुतः यूट्रॉफिकेशन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र में कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थों जैसे फॉस्फेट्स और नाइट्रोजन की वृद्धि उर्वरकों या मल जल के माध्यम से होती है। यह पोषक तत्वों की वृद्धि को बढ़ाने के साथ ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात BOD में भी वृद्धि करता है। नीचे दिए गए किस काल में भारत में शिक्षा को धक्का लगा? ब्रिटिश काल, बौद्ध काल, मुगल काल और स्वातंत्रोत्तर काल। तो सी है दोस्तों, मुगल काल में धक्का लगा था। मुगलों ने शिक्षा के केंद्र आगरा, जौनपुर, दिल्ली, बीदर आदि थे। हुमायूं ने दिल्ली में ज्योतिष तथा विज्ञान का मदरसा खोला। अकबर की आया महम अनगा ने 1961 में एक विशाल मदरसे का निर्माण कराया था। शाहजहां ने जामा मस्जिद के पास एक मदरसे का निर्माण कराया। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, 1857। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। वस्तुतः 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। 1857 ईस्वी के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। साथ ही ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री के पद का उदय होता है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग और कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। दोस्तों आप मुझे इसका नाम बताइए। कलकत्ता विश्वविद्यालय का आयोग, इसका एक और नाम था वो आपको मुझे बताना है। मैं पहले ही PYQ में करा चुका हूँ, आप वीडियो देखिए सारी और मुझे इसका नाम कमेंट में बताइए। और कोठारी आयोग। दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं। तो उत्तर डी है आपका कोठारी आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग वर्ष 1964 से 66 ने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा के उपशीर्षक से वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट दी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष उस समय के UGC अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। यह आयोग माध्यमिक शिक्षा प्रमुख केंद्रित था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संकल्प का विस्तार है संस्कृत अवेयरनेस एंड नॉलेज एग्जीबिशन ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम, स्किल्स एग्जीबिशन एंड कराटे अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, स्किल्स एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन और संस्कृत अवेयरनेस एंड नॉलेज एग्जीबिशन फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो सी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, स्किल्स एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। संकल्प का पूरा नाम स्किल्स
एग्जीबिशन एंड नॉलेज फॉर अवेयरनेस एंड लाइवलीहुड प्रमोशन है। संकल्प आजीविका के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान व जागरूकता वाली नई कौशल विकास योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास को श्रेष्ठ रूप से व्याख्यात करता है? प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग जिससे कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हैं। अपने प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य की अपनी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना। चलिए दोस्तों, सतत विकास के तात्पर्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग जैसे कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत में नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपका ये पूरा सेट कंप्लीट होता है। आज मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की एक वीडियो और दूंगा। जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट जाके सारी वीडियो ज़रूर चेक कर लें और आपके कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप JRF ले लेंगे इस बार, और अगर किसी का नेट या JRF निकलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।